उस्ताद जाकिर हुसैन खान, रूही बानो और रीना राय के ब्लड रिलेशन के बारे में क्या। उसके बाद मुसाफिर ने सुना कि रीना राय ने भी अपनी एक फिल्म पुलिस वाला गुंडा के लिए अपनी आवाज में एक गीत रिकॉर्ड कराया है। मुसाफिर को इस बार भी हैरानी नहीं हुई। मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली रीना राय, जिन्हें अब बहुत से लोग हिंदू समझते हैं, मिस्टर राय के मशवरे पर रीना ने पहली बार स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दी और खासी कामयाब रही। इकलौता बेटा अली जवानी में ही कत्ल कर दिया गया और यूं रूही बानो लाहौर की सड़कों पर खाक छानने लगी। शायद उनके रास्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें हायल थी या सौतेलेपन की दीवार थी। दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान टीवी और फिल्म की लेजेंड एक्ट्रेस रूही बानो मारूफ तबला सम्राट उस्ताद अला रखा खां की बेटी और उस्ताद जाकिर हुसैन खान की सौतेली बहन थी। लेकिन इस सिलसिले में कभी कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ना ये मालूम हो सका कि रूही बानो की वालदा से उस्ताद अल्लाह रखा खां की शादी कब और कैसे हुई थी, और यह भी कि रूही बानो की वालदा के अपने शोहर को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आने की वजह क्या थी। गुज़श्ता दिनों उस्ताद जाकिर हुसैन खान की डेथ के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यह बात एक बार फिर गर्दिश करने लगी कि रूही बानो उस्ताद जाकिर हुसैन खान की सौतेली बहन थी। लेकिन इस बार भी इस मामले में कहीं से कोई तफसील सामने नहीं आ सकी। शम्मा दहली किसी दौर में ऐसे मामलात पर बहुत सी स्टोरीज शाया किया करता था। 90 की दहाई में भी शम्मा दहली के एडिटर मोहतरम इदरीस देलवी ने उस्ताद अल्लाह रखा खां की रूही बानो की वालदा से पहली शादी के बारे में एक बहुत शानदार स्टोरी शाया की थी। इस स्टोरी में उस्ताद अल्लाह रखा खां की पहली शादी के साथ साथ एक और ट्विस्ट 70 और 80 की दहाई की मारूफ एक्ट्रेस रीना राय के हवाले से भी था। इदरीस देहलवी ने अपनी स्टोरी में बताया था कि ना सिर्फ रूही बानो उस्ताद अल्लाह रखा खां की बेटी हैं, बल्कि रीना राय भी उनकी खालाजाद कजन है। मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली रीना राय, जिन्हें अब बहुत से लोग हिंदू समझते हैं, का उस्ताद जाकिर हुसैन खान से रिश्ता भी दुनिया की नजरों से ओझल रहा। आइए देखते हैं शम्मा दहली के इदरीस देहलवी ने उस्ताद जाकिर हुसैन खान, रूही बानो और रीना राय के ब्लड रिलेशन के बारे में क्या लिखा था। हमारे साथ रहिएगा। इदरीस देहलवी, जो शम्मा दहली में मुसाफिर के नाम से फिल्म स्टार्स की निजी जिंदगी के बारे में लिखा करते थे, अपनी स्टोरी में लिखते हैं, कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि रीना राय की बड़ी बहन बरखा राय ने अपनी डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सनम तेरी कसम के लिए पहली बार अपनी आवाज में एक गीत रिकॉर्ड कराया है। मुसाफिर ने यह खबर सुनी तो उसे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। उसके बाद मुसाफिर ने सुना कि रीना राय ने भी अपनी एक फिल्म पुलिस वाला गुंडा के लिए अपनी आवाज में एक गीत रिकॉर्ड कराया है। मुसाफिर को इस बार भी हैरानी नहीं हुई। आम लोगों के लिए तो राय सिस्टर्स का गुलूकार बनना एक हैरानकुन बात होगी, मगर मुसाफिर के लिए
बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुसाफिर राय सिस्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसे अगर हैरत है तो इस बात की कि इन बहनों ने गुलकारी इतनी देर से क्यों शुरू की। उन्हें तो अपना फिल्म कैरियर ही गुलकाराओं की हैसियत से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि गाने का शौक उनको अपनी मां माजी की अदाकारा नसीम बानो और हाल शारदा से विरसा में मिला है। चंद दिन पहले मुसाफिर के एक जानने वाले, जो खुद भी शौकिया तौर पर गाते हैं, मुसाफिर से मिलने के लिए शम्मा ऑफिस में आए। बातों का सिलसिला निकला तो बात पहुंची रीना राय और उनकी फैमिली तक। मुसाफिर के दोस्त ने बताया कि रीना राय की मां नसीम बानो, उसकी बड़ी बहन जीनत और बड़े भाई आजम बेग का ताल्लुक लाहौर के एक गाने बजाने वाले खानदान से था। लाहौर में ये लोग शादी ब्याह की तकरीबात में गाने बजाने का काम करते थे। बाद में स्टेज से वाबस्ता हो गए। तकसीमे मुल्क से बहुत पहले ये दोनों बहनें अपने भाई के साथ मुंबई चली आईं और मुंबई पहुंचकर गाने बजाने का काम शुरू कर दिया। तकसीमे मुल्क के बाद नसीम बानो की बहन जीनत, जो उस्ताद अल्लाह रखा खां की बीवी थी, अपने भाई आजम बेग के साथ पाकिस्तान चली गई। आजम बेग ने पाकिस्तान जाकर कुछ फिल्मों में मौसीकी दी। जब तक ये मुंबई में रहे, मौसीकार बनने की जिद्दोजहद करते रहे। उन दिनों इनका नाम कबीर होता था। मुंबई के कयाम के दौरान आजम बेग उर्फ कबीर मौसीकी की तालीम भी दिया करते थे। पाकिस्तान में चंद साल रहकर आजम बेग दोबारा मुंबई आए और यहां हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने की बहुत कोशिश की। इस सिलसिले में उन्होंने यहां दूसरी शादी भी की, लेकिन हिंदुस्तानी शहरियत नहीं मिली तो मुंबई की बीवी को तलाक देकर पाकिस्तान वापिस चले गए। यहां आपको हम ये भी बताते चले कि 1972 में आजम बेग ने पाकिस्तानी फिल्म परदेस की मौसीकार नजीर अली और अख्तर हुसैन अखियां के साथ मिलकर मौसीकी तरतीब दी थी। आजम बेग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर वाबस्ता तो रहे, लेकिन वो इस हवाले से कोई भी शोहरत हासिल नहीं कर सके। इसी तरह रीना राय की वालदा नसीम बानो, जिन्होंने अपना नाम शारदा रख लिया था, कि जवानी की दिनों में करैक्टर एक्टर सादिक अली से मुलाकात हुई, इश्क हुआ और बाद में शादी हो गई। सादिक साहब छोटी छोटी फिल्मों में काम किया करते थे। शादी के बाद सादिक अली ने नसीम बानो से स्टेज पर नाचने गाने का काम छुड़वा दिया। उनसे उनकी 3 औलादें बिल्किस यानी बरखा राय, सायरा यानी रीना राय और राजा हुई। नसीम और जीनत उस जमाने में बांद्रा के एक बंगले में रहती थी। शादी के बाद सादिक अली भी इसी बंगले में रहने लगे। जीनत पाकिस्तान चली गई तो ये बंगला नसीम बानो के पास रहा। नसीम खुद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी और बच्चों को भी इसी लाइन में लाना चाहती थी। इस पर मियां बीवी में झगड़ा हुआ और बात अलहदगी तक पहुंच गई। बंगला बिक गया। नसीम बच्चों के साथ खार के इलाके में चली गई और सादिक अली अंधेरी की झोपड़पट्टी में चले गए। यहां मास्टर बाल किशन और नश्तर काशानी के मशवरे पर नसीम बानो ने बच्चों की कवाल पार्टी बनाई, जिसमें बरखा राय, रीना राय और मास्टर बाल किशन की बेटियां भी शामिल हुई।
मुंबई के मुख्तलिफ मकामात पर यह कवाल बच्चा पार्टी प्रोग्राम करने लगी। इसके बाद बरखा राय ने तकरीबात में गाना शुरू कर दिया। इस तरह ये लोग होटल में गाने के प्रोग्राम करने लगे। बरखा सिंगर की हैसियत से काफी मशहूर हो गई थी। बाद में ये फैमिली कोलकाता चली गई और वहां एक होटल में बरखा राय ने सिंगर की हैसियत से प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। वहीं होटल के मालिक मिस्टर राय के मशवरे पर रीना ने पहली बार स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दी और खासी कामयाब रही। कलकत्ता में खूब पैसा कमाकर नाम और मकाम बदलकर इस फैमिली ने दोबारा मुंबई आने का प्रोग्राम बनाया। मुंबई आकर डांसर गोपी किशन का मकान किराए पर लिया और इसमें रिहाइश के साथ साथ ऑफिस भी बनाया गया। ऑफिस इंचार्ज बरखा राय बनी। इसी मकान में BR इशारा बरखा राय को अपनी एक फिल्म के लिए साइन करने के लिए आए। रोल सुनकर बरखा ने तो इनकार कर दिया, मगर रीना राय फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। रीना राय की खाला जीनत बेगम, जो रूही बानो की वालदा थी, उन्होंने मुंबई में कयाम के दौरान मशहूर तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा खां से शादी की थी और इस शादी की निशानी रूही बानो थी, जो बाद में पाकिस्तान टीवी और फिल्म की मशहूर अदाकारा बनी। उस्ताद अल्लाह रखा खां ने AR कुरैशी के नाम से कई फिल्मों में मौसीकी भी दी। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि जीनत बेगम, जो उस्ताद अल्लाह रखा खां की पहली बेगम और रूही बानो की वालदा थी, के हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की वजह आखिर क्या थी। जाहिर है कि इद्रीस देहलवी की स्टोरी में इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन कुछ शवाहिद ये बताते हैं कि उस्ताद अल्लाह रखा खां ने जीनत बेगम की मौजूदगी में ही दूसरी शादी कर ली थी, जिनसे उनकी उस्ताद जाकिर हुसैन समेत दूसरी औलादें पैदा हुई। लेकिन यहां यह बात बहुत अजीब है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां ने तकसीम के बाद अपनी पहली बेगम और बेटी रूही बानो से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखा। रूही बानो ने पाकिस्तान टीवी और फिल्म के जरिए बड़ा नाम कमाया। एक दौर था कि वो पाकिस्तान टीवी पर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और टैलेंटेड एक्ट्रेस समझी जाती थी। लेकिन बाद के जमाने में रूही बानो अपनी निजी जिंदगी के हवाले से एक ट्रेजेडी बनकर रह गई थी। उनका इकलौता बेटा अली जवानी में ही कत्ल कर दिया गया और यूं रूही बानो लाहौर की सड़कों पर खाक छानने लगी। और ये वही दौर था जब उस्ताद जाकिर अली खान अपने फन और शोहरत की बुलंदी पर थे। लेकिन रूही बानो को जिंदगी की तरफ लाने के लिए उन्होंने कभी एक कदम भी नहीं उठाया। शायद उनके रास्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें हायल थी या सोतेलेपन की दीवार थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।